जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। इसमें हम संपूर्ण साइंस की कवरेज कर रहे हैं, यानी कि इस बैच में हमने अपने कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम जो फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल और दाब जो चैप्टर था उसको अभी क्लियर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बल की पूरी कंसेप्ट क्लियर कर ली है। हमारा प्रेशर शेष रह गया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, यानी कि इस चैप्टर से प्रीवियस कुछ सालों में यानी कि हाल ही में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी की तरफ से, उन सभी की प्रैक्टिस हमें करनी है और जो दाब की छोटी सी कंसेप्ट बची है वो क्लियर करनी है। तो आज की जो क्लास है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है, बहुत छोटी सी क्लास होगी, जिसमें मैं आप सभी को जो आरआरबी की तरफ से इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न अभी पूछे गए हैं उनको करा दूंगा और साथ ही साथ जो दाब की कंसेप्ट बची है उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी क्लास से अंत तक जुड़े रहेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 31/10/2018। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है? वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है? जड़त्व को किससे मापा जाता है भैया? जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। ये चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। अब एक बात आप मुझे बताइए कि ये कोई पिंड है। एक सेकंड, ये कोई पिंड है भैया, ये क्या है? ये एक पिंड है और इसका जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। और ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान आपका 20 किलोग्राम है। कितना है? 20 किलोग्राम। तो अगर आप इन दोनों की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कौन सा पिंड ऐसा है जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा, यानी कि जिसको हिलाना कठिन होगा आपके लिए? तो कौन सा होगा? आप जवाब देंगे ये। इसको हिलाने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी, इसमें थोड़ी कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो आप बताइए जड़त्व किसका ज्यादा हुआ? किसका ज्यादा हुआ जड़त्व? जड़त्व इसका ज्यादा हुआ भैया, ये ज्यादा ढीठ है, इसको हिलाने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, आपने यहां देखा कि यहां 2 किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान कम था, तो हमें इसको हिलाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ी, यानी कि इसका जड़त्व कम हो गया। और इसका द्रव्यमान अगर बढ़ गया तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ी, इसका मतलब इसका जड़त्व ज्यादा है। तो जड़त्व यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर। 20 किलोग्राम 2 किलोग्राम, या कम होते ही जड़त्व पर प्रभाव पड़ा, बढ़ते ही फिर जड़त्व पर प्रभाव पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व का मापन किसके आधार पर किया जाता है? किस पर किया जाता है? द्रव्यमान पर। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा और द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। तो ऐसे प्रश्न में कभी भी आपको फंसना नहीं है, बहुत आसानी से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 पूछा गया प्रश्न है। सभी से आशा करूंगा कि सभी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, आपको संवेग दिया हुआ है, वेग यानी कि v दिया हुआ है और उस पिंड का द्रव्यमान आपसे पूछा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर mv। क्या? P बराबर mv। ये m क्या है? यहाँ द्रव्यमान है, v वेलोसिटी यानी कि वेग है और P क्या है? संवेग है। तो संवेग की वैल्यू आपको दी हुई है 50, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और v की वैल्यू आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी तो है और वेग, और ये संवेग। संवेग की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और वेग की यहाँ पर। अब m की वैल्यू ज्ञात करनी है तो m बराबर क्या हो जाएगा? 5 से ये कट जाएंगे कितनी बार? 10 बार। तो m बराबर कितना आ गया? 10 किलोग्राम। ये m की वैल्यू आ गई। तो देखिए ऑप्शन भी कितने सरल दिए हैं। अगर द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान न्यूटन में तो आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और साथ ही साथ ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक होगा। हमारा आंसर कितना आया है? 10 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की
न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, ये चीज आपसे पूछी गई है। आरआरबी ग्रुप डी 05/02/2018 पूछा गया प्रश्न है आरआरबी के द्वारा। क्या पूछा है? न्यूटन का पहला नियम पूछा है भैया, उसका उदाहरण पूछा है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वो गत्यावस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, उस पर जब तक के कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, यानी कि कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाएगा, जब तक वह विराम में है तो विराम में ही रहेगी और गत्यावस्था में है तो गति में ही रहेगी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी देख सकते हैं, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। प्रीवियस क्लास में मैंने ये एग्जाम्पल आपको कराया भी था कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो उसमें बैठे हुए यात्रियों को पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि वो विराम में ही रहना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? विराम में ही रहना चाहते थे, लेकिन बस जैसे ही आगे चली तो उनका पीछे झटका लगता है। तो यही जो उदाहरण है वो किसका है? न्यूटन के प्रथम नियम का है। जब हम पैडल चलान बंद करते हैं तो साइकिल धीमी शुरू हो जाती है, धीमी होना शुरू हो जाती है। ये किस कारण होता है? जैसे ही आप पैडल बंद कर देते हैं तो साइकिल क्या होना शुरू हो जाती है? धीमी होना शुरू हो जाती है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ड्रैग और थ्रस्ट दोनों कंसेप्ट आपको बताई थी। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे ये ड्रैग है या थ्रस्ट है, और इसका भी आंसर आप देंगे। रॉकेट लॉन्च करना और पैडल चलाना बंद करने से साइकिल धीमी हो जाती है, तो ये ड्रैग और थ्रस्ट की ही दोनों कंडीशन है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रैग है, कौन सी थ्रस्ट है। समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे ले जाता है। क्षेत्र रक्षक का मतलब है भैया फील्डर, कोई कंफ्यूज मत होना, जो क्रिकेट के मैदान में फील्डिंग करता है। तो समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ, तो जैसे ही उसे कैच लेना होता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे हाथों को पीछे खींचता है। क्यों? ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी कि वो अगर समय ज्यादा लगाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। और एक न्यूटन का कौन सा नियम था? तो दूसरा नियम था। कौन सा नियम था? दूसरा नियम था। तो ये वाला जो ऑप्शन है न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 15/02/2021। न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का चौथा नियम, चौथा तो होता ही नहीं है, 3 ऑप्शन बचे, न्यूटन की गति का दूसरा या फिर तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था वो भी आप हम जान चुके हैं। क्या ये वही है? तो वो नहीं है। दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वो बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन जो होगा उसके बराबर होगा। वही बात यहाँ पर आपसे कही गई है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन का दूसरा नियम है भैया। ये कौन सा है? न्यूटन का दूसरा नियम है। अब पहला नियम आपने समझ लिया था, अभी पिछली स्लाइड में मैंने समझाया। दूसरा आपने ये समझ लिया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये बात यहाँ पर भी उसने घुमा के लिखी है। अब जरा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो पहचान सकते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, और तीसरा नियम क्या होता है? तो तीसरा नियम होता है कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम ये हो जाएगा। आगे और अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? जड़त्व का मान फिर से आ गया भैया, अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस में जड़त्व का मान अधिकतम होगा? आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018। एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच क्या इनमें सबसे अधिक होगा? स्कूटर और बस क्या इनमें अधिक होगा? 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के क्या इनमें जड़त्व ज्यादा होगा? या रेलगाड़ी और हवाई जहाज? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था 2 किलो वाला, 2 किलो का एक पिंड था और एक आपका 5 किलो का एक पिंड था, सॉरी 20 किलो का। इसमें किसका जड़त्व ज्यादा था? 20 किलो वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि इसको हिलाने में आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब इसका जड़त्व ज्यादा है। तो जड़त्व उनका ज्यादा होता है जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है। तो इनमें से आप देखिए किसका द्रव्यमान अधिक होगा। क्या 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के रेलगाड़ी और हवाई जहाज से ज्यादा द्रव्यमान के हैं? जी नहीं। क्या स्कूटर और बस इनसे ज्यादा द्रव्यमान के हैं? क्या बॉल और पत्थर इनसे ज्यादा द्रव्यमान के होते हैं? नहीं। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? रेलगाड़ी का और हवाई जहाज का।
जब इनका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है तो जड़त्व भी इनका सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इन चारों ऑप्शन में रेलगाड़ी और हवाई जहाज का जड़त्व सबसे अधिक होगा। इनको अगर डिगाने की बात आती है, लाने की बात आती है, तो इन तीनों से ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का धकेला होगा? आरआरबी ग्रुप डी 18/09/2018। अभी मैंने आपको न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताया कि अगर आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है। उसी से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन चालाकी से बना दिया है। देखने में आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ नहीं है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही है। अगर इस वस्तु पर आप 50 न्यूटन से फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु भी आप पर वापस 50 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगी। ये चीज आप आज से समझ लीजिए। यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर आपने 50 न्यूटन बल इस व्यक्ति पर लगाया तो ये भी आप पर 50 न्यूटन बल ही लगाएगा। तो अब बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर नो डाउट क्या होने वाला है? ऑप्शन ये, यानी कि 50 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 18/09/2018 पूछा गया प्रश्न है। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? बताइए। क्या हुआ है कि कोई एक वस्तु है और यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल हैं, एक 10 न्यूटन का बल है, एक 5 न्यूटन का है, एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाई जाए, एक ही दिशा में लगा दी जाए। जैसे कि मान के चलिए इस दिशा से लगाए जाते हैं, ये 10 न्यूटन का बल है और जो 5 न्यूटन का बल है वो भी इस दिशा में लगा दिया जाता है। तो बताइए वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं बल एक सदिश राशि होती है, तो इसमें दिशा की आवश्यकता होगी। जब भी आपको बल दिया हो, किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और उसमें दिशा दी हो, तो अगर डायरेक्शन सेम है यानी कि एक ही दिशा में बल लगाए जा रहे हैं तो आपको आरोपित कुल बल निकालने के लिए दोनों बल ऐड करने हैं। यानी कि 10 + 5 = 15 न्यूटन का बल यहाँ पर लगेगा। वस्तु पर जो कुल आरोपित बल होगा, कुल कार्यरत बल होगा, वो 15 होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन होती, ये कोई पिंड है और इस पर इस दिशा में 10 न्यूटन का बल लगाया गया है और इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लगाया गया है, इस कंडीशन में आपको जब दिशाएं अलग अलग होंगी दोनों बलों की तो ये माइनस करना है। 10 - 5 यानी कि 5 न्यूटन का कुल कार्यरत बल वस्तु पर लगेगा। तो ये चीज दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। जब डायरेक्शन सेम हो तो कुल आरोपित बल निकालने के लिए ये दोनों प्लस करने पड़ेंगे, और जब इसकी डायरेक्शन अगेंस्ट हो यानी कि एक जैसी डायरेक्शन ना हो तभी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 15 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। 15 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन हो गए जो हाल ही के एग्जाम में आरआरबी के द्वारा पूछे गए थे। अब आपकी जो कंसेप्ट छोटी सी बची है प्रेशर यानी कि दाब की, वो चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है? तो दाब यह मापने का एक तरीका है कि किसी क्षेत्र पर कितना बल कार्य कर रहा है। दाब एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, बस ये एक तरीका होता है ये जानने का कि किस वस्तु पर यानी कि किसी क्षेत्र पर कितना बल कार्य कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर कितना बल कार्य कर रहा है वही क्या होता है? दाब होता है, यानी कि प्रेशर होता है। जो दाब फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो आप याद रख लेना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे। और इसके जो पास्कल है इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि बल का मात्रक आप सभी फाइंड कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा, फिर उसके बटे में क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप उनका गुणा करके भी पास्कल किसके बराबर होता है वो चीज फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखा चुका हूं अच्छी तरह से। तो ये आपका एक होमवर्क है, आपको ये चीज फाइंड करनी है कि पास्कल किसके बराबर होगा। इसके लिए आपको पहले बल का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्षेत्रफल का, फिर आप निकाल सकते हैं कि पास्कल किसके बराबर होता है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है
कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप आंसर देंगे पास्कल। या आपसे पूछा जाए पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप आंसर देंगे दाब यानी कि प्रेशर। और कभी भी आपसे दाब पूछ लिया जाए या कोई न्यूमेरिकल हो छोटा सा, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो प्रीवियस क्लासेज आपकी जो छूट गई हैं वो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी साइंस के नाम से, उसमें जाकर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और आशा करता हूं सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।